जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, आप लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे। क्योंकि साथियों, आप लोग के ग्रुप डी के एग्ज़ाम की डेट जो है निकल चुकी है, और आपको जैसे कि पता भी होगा कि आपके 17 नवंबर से एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं इस क्लास में, सभी क्वेश्चन। तो क्लास को बिल्कुल आप अच्छे से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की प्रतिमा बनाने के लिए किस पदार्थ का यहाँ पे उपयोग किया गया था। चलिए बताइएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की प्रतिमा बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया गया था। तो साथियों, इसमें किए गए थे आपके कांस्य का उपयोग। ऑप्शन सी सही जवाब है, आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आता है कि मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाली लिथियम आयरन बैटरी का मुख्य कारण क्या है। तो मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल होने वाली लिथियम आयरन बैटरी का यहाँ पे मुख्य कारण क्या है। तो साथियों याद रखिएगा, इसका मुख्य कारण है कम वजन और अधिक ऊर्जा घनत्व। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, विशाल स्नानागार जो है कहाँ स्थित है। चलिए साथियों बताइएगा, विशाल स्नानागार जो है ना कहाँ पर स्थित है। तो विशाल स्नानागार हो जाएंगे आपके मोहनजोदड़ो में। तो ऑप्शन यहाँ पे आप डी कीजिएगा, सही जवाब मोहनजोदड़ो में है। चलिए अगला प्रश्न आता है यहाँ पे आपका कि निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा अधिकतम संख्या में बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया गया था। तो निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा अधिकतम संख्या में बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाए गए थे। तो साथियों याद रखिएगा, ये हो जाएंगे अशोक। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आता है, भारत में विधवा पुनः विवाह की अनुमति किस कानून ने दी थी। बताइए कि भारत में विधवा पुनः विवाह की अनुमति किस कानून ने दी थी। तो ये दिए हुए थे कौन, हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम 1856 के तहत। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। साथियों हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि 100% आपके पेपर में ये सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे। अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। बताइए प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी आपके आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। ऑप्शन ए लगा है साथियों, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न देखिएगा कि हरित क्रांति की शुरुआत खाद्यान्न की कमी से निपटने के लिए की गई थी, और हरित क्रांति का प्रारंभिक फोकस किस क्षेत्रों पर था। तो इनका प्रारंभिक फोकस जो है पंजाब और हरियाणा क्षेत्र पर थे। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि किस यूनानी राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का दौर किया था। बताइए साथियों कि किस यूनानी राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का दौर किया हुआ था यहाँ पे। तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा, ये मेगास्थनीज हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही जवाब है, मेगास्थनीज। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आप सभी लोग क्वेश्चन दिया गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइएगा आप लोग, क्वेश्चन है कि आधुनिक इतिहास में मूल की आंदोलन किससे संबंधित है। तो आधुनिक इतिहास में मूल की आंदोलन किससे संबंधित है। तो साथियों ये आपके हैदराबाद राज्य से हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग, सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है, प्रश्न दिया गया है कि अफगानों और लोधियों को हराने वाला शेरशाह सूरी किस स्थान पर मारा गया था। तो अफगानों और लोधियों को हराने वाला शेरशाह सूरी जो है ये किस स्थान पर मारे गए थे। तो साथियों याद रखिएगा, ये आपके कलिंजर में मारे गए थे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही जवाब है, कलिंजर में। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे प्रश्न आपका आता है कि भारत के किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान रेल, डाक और तार सेवाओं की शुरुआत जो है ना हुई थी। तो भारत के किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान रेल, डाक और तार सेवाओं की शुरुआत की गई थी। तो ये किए गए थे लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है, प्रश्न है कि पाक जल डमरू मध्य भारत को निम्नलिखित में से किस देश से अलग करता है।
तो पाक जलडबरू मध्य भारत को निम्नलिखित में से किस देश से अलग करती है? तो साथियों याद रखेंगे ये आपके श्रीलंका से हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन है कि थार रेगिस्तान निम्नलिखित में से किसके बीच एक प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करता है? तो थार रेगिस्तान निम्नलिखित में से किसके बीच एक प्राकृतिक सीमा के रूप में जो ना कार्य करते हैं? तो साथियों ये हो जाएंगे आपके भारत और पाकिस्तान। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, भारत और पाकिस्तान। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या मुख्यतः पहाड़ी भूभाग के कारण विरल है? तो बताइए कि निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या मुख्यतः पहाड़ी भूभाग के कारण विरल है? तो साथियों ये हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश के। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है और प्रश्न क्या दिया गया आप सभी लोग का देखिएगा। प्रश्न दिया गया आप सभी लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत में चावल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? तो निम्नलिखित में से कौन सी मृदा चावल की खेती के लिए भारत में सबसे उपयुक्त हो जाएंगे? तो साथियों ये आपके जलोढ़ मृदा हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, यहाँ पे आप सभी लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु विशेषता उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का लक्षण नहीं है? साथियों यदि आप सभी लोग को जो ये क्लास अच्छा लग रहा है तो आप सभी लोग जो इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे साथियों, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को साथियों ऑल पे दबा लीजिए, क्योंकि आपके ग्रुप डी का अपडेट निकल चुका है और उसके लिए बिल्कुल आपको इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराए जाएंगे जिससे कि आप लोग का सिलेक्शन हो सके। इसलिए साथियों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि आपको क्लास यहाँ पे डेली दिए जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे लगाइए आंसर आप सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु विशेषता उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का लक्षण नहीं है? तो साथियों याद रखेंगे ये आपके अपर्याप्त वर्षा हो जाएंगे। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन दिए गए हैं कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में शिफ्टिंग सिविलाइजेशन को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों इनको जाने जाते हैं झूम खेती के नाम से। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन है भारत का कौन सा पठार मुख्य लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत का कौन सा पठार मुख्य लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हो जाएंगे? तो साथियों आप लोग याद रखिएगा यह हो जाएंगे छोटा नागपुर पठार। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। आप सभी लोग जो है याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आता है कि भारत में अधिकतम वर्षा किस राज्य को प्राप्त होती है? तो भारत में अधिकतम वर्षा किस राज्य को प्राप्त होती है? तो साथियों याद रखेंगे ये आपके मेघालय को हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब है, मेघालय को। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति लिंग अनुपात सबसे अधिक किस राज्य में दर्ज किया गया था? बताइए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति लिंग अनुपात सबसे अधिक किस राज्य में दर्ज किया गया था? तो साथियों ये आपके गोवा राज्य में किए गए थे। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न आता है भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? बताइएगा साथियों कि भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, आपसे ये पूछा गया है। तो साथियों याद रखिएगा इनका हो जाएंगे कहाँ पर, नई दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग। यहाँ पे प्रश्न आता है कि जब कोई भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता का त्याग करता है तो क्या होता है? बताइए साथियों कि जब कोई भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता का त्याग करता है तो क्या होता है? तो साथियों आप सभी लोग लगा दीजिएगा, वह अपनी भारतीय नागरिकता को खो देता है साथियों। ठीक है, यदि आप ऑप्शन सी लगाए हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, वह अपनी नागरिकता को जो ना खो देता है। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है कि भारत में पंचायत राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम पंचायत शब्द का क्या अर्थ है? तो भारत में पंचायत राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम पंचायत शब्द का क्या अर्थ होता है? तो साथियों इनका अर्थ होता है ग्राम स्तर पर स्थानीय सरकार। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे ग्राम स्तर पर स्थानीय सरकार होगा। अगला प्रश्न आता है भारत में नगर पालिकाओं में प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत में नगर पालिकाओं में प्रतिनिधियों की जो कार्यकाल होता है ये कितने वर्ष का होता है?
तो इनका 5 वर्ष का होता है कार्यकाल। ऑप्शन ए करेंगे आप सभी लोग सही जवाब। अगला प्रश्न आता है आपका कि अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है। तो साथियों आपको पता होगा कि आपके अभी वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हो गई हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, 22 भाषाएं हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन दिया गया है कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा कौन सा प्रमुख कर सुधार पेश किया गया था। तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा कौन सा यहाँ पे प्रमुख सुधार जो है ना पेश किया गया था। तो साथियों याद रखेंगे यहाँ पर हो जाएंगे वस्तु एवं सेवा कर, जिसको हम लोग जीएसटी बोलते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, जीएसटी हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए आगे यहाँ पे प्रश्न आता है आपका कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार विशेष रूप से बच्चों के लिए पेश किया गया था। चलिए सभी लोग लगाइएगा कि 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार विशेष रूप से बच्चों के लिए पेश किया गया था। तो ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा हो जाएंगे। ऑप्शन सी लगाए हैं साथियों, तो बिल्कुल सही जवाब है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। अगला प्रश्न आता है आपका, प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुआयामी गरीबी सूचकांक की गणना में उपयोग किए जाने वाले 10 संकेतकों में से एक नहीं है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुआयामी गरीबी सूचकांक की गणना में उपयोग किए जाने वाले 10 संकेतों में से एक नहीं है। तो साथियों ये हो जाएंगे इंटरनेशनल कलेक्टिविटी। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आता है, प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में द्वीपों का हिस्सा है। तो निम्नलिखित में से कौन भारत में द्वीपों का हिस्सा हो जाएंगे साथियों। तो आप लोग याद रखिएगा ये आपके लक्षद्वीप हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है, हरित क्रांति की तकनीकें अधिकतर बड़े भूखंड पर आधारित थी और पैमाने के प्रति संवेदनशील थी। छोटे और सीमांत किसानों को क्यों कठिनाई हुई थी। तो इनको कठिनाई हुई थी किस लिए, तो उच्च लागत और ऋण की कमी के कारण। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लगाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लगाया जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे आप सभी लोग बता देंगे। तो वस्तु एवं सेवा कर। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, वस्तु एवं सेवा कर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार किस राज्य में एमपीआई सबसे अधिक था। बताइए कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार किस राज्य में एमपीआई सबसे अधिक था। तो साथियों याद रखेंगे ये हो जाएंगे कहाँ पे, तो आप सभी लोग लगा दीजिएगा, ये हो जाएंगे बिहार में। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, बिहार में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है कि भारत में बीज से शक्ति मिशन किसके विकास से संबंधित है। तो भारत में बीज से शक्ति मिशन किसके विकास से संबंधित है। तो ये हो जाएंगे आपके जैव शक्ति से। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, जैव शक्ति से है। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलें डिलीट करने पर वे कहाँ जाती है। चलिए बताइएगा सभी लोग कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलें डिलीट करने पर वो कहाँ पे जाती है। तो यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन ए लगाए हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि एमएस पावर पॉइंट प्रोटेक्शन को खोलना और सेव करने के लिए किस बोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो इसमें साथियों क्या यहाँ पे आप उपयोग करते हैं, तो Ctrl+O और Ctrl+S हो जाएगा। ठीक है, यदि आप ऑप्शन सी लगाए हैं तो सही जवाब है आपका भी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया गया है कि एमएस एक्सेल में कार्य पुस्तिका को बंद करने के लिए किस कीबोर्ड का यहाँ पे शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो एमएस एक्सेल में कार्य पुस्तिका को बंद करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो साथियों इसमें किए जाते हैं आपके Ctrl+S का। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब है, Ctrl+S। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आता है, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है
जो उपयोगकर्ता को डेटा को कंप्यूटर में से दर्ज करने की सुविधा देता है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है जो उपयोगकर्ता को डेटा को कंप्यूटर में दर्ज करने की सुविधा देता है। तो ये आपके कीबोर्ड हो जाएंगे। ठीक है, कीबोर्ड इस क्वेश्चन का सही जवाब है। कीबोर्ड याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न आता है कि कंप्यूटर सिस्टम में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते समय जब आप Ctrl+S प्रेस करते हैं तो क्या होता है। बताइए सभी लोग कि कंप्यूटर सिस्टम में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते समय जब आप Ctrl+S प्रेस करते हैं तो क्या होता है। तो साथियों बता देंगे, डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेव हो जाता है, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके लिए 40 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को जो है लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार ये साथियों जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को आप दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके अगर आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए साथियों तो आप लोग कमेंट में बताइए, ताकि पीडीएफ आप लोग को रिवीजन के लिए दिया जा सके। तो जरूर आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।